इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट आरएल लोड। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक जितने भी मैंने पुराने लेक्चर्स आपको बताए हैं उसके अंदर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड, फिर हमने दो कन्वेंशंस देखी थी, कन्वेंशन 1 एंड कन्वेंशन 2। कन्वेंशन 1 से मैंने फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाए पुराने लेक्चर के अंदर, यानी कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद आर लोड के साथ सीखा था। और ये जो लेक्चर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपके पेपर में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद लोडेड कंडीशन के ऊपर फेजर डायग्राम बनाने को आएगा तो आरएल लोड आएगा ही आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आरएल लोड जो होता है ये मोस्ट कॉमन लोड होता है, यानी दुनिया में जो मैक्सिमम लोडिंग है वो आरएल लोडिंग है। तो इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इट इज ऑल अबाउट, अगर हम बात करें ये लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड है तो पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद आरएल लोड का फेजर डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर हम लोग, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो कि आरएल लोड के साथ जो लगा हुआ है, जिसके ऊपर आरएल लोड अप्लाइड है, उसका फेजर डायग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, फेजर डायग्राम शुरू करना है तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंडीशन लिख लेनी है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या लगा है, आरएल लोड लगा है। ठीक है, आरएल लोड लगा यानी कि लोड लगा है तो I2 करंट फ्लो करेगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो लॉसेस कंसीडर करे जाएंगे, लॉस कंसीडर होंगे। ठीक है, एक और चीज आ जाती है, आरएल लोड लगा है, आरएल लोड, तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज V2 जो होगा, ठीक है, वो लीड करेगा I2 को। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो ये देखो, यानी कि अगर तुम केवल टाइटल को एनालिसिस करते हो, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया था, इतना इफेक्टिव तरीका है ये, कभी कोई गलती नहीं होगी फेजर डायग्राम बनाने में। तो अगर आप टाइटल को देखते हो तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मतलब लॉसेस कंसीडर होंगे, आरएल लोड का मतलब कि जो वोल्टेज है V2 लोड के अक्रॉस वो करंट से लीड करेगी, ऑब्वियस ही चीज है क्योंकि इंडक्टिव लोड है। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट से पहले मैं इसके अंदर आपको एक चीज और बता दूं जो प्रैक्टिकली कैसा दिखता होगा। तो प्रैक्टिकली ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोर हो गई। ठीक है, दिस वन इज द वाइंडिंग, दिस वन इज वाइंडिंग। नाउ यहाँ पे जो लोड लगा होगा वो एक आर और एक एल, इस तरीके से लोडिंग है, आर एल और जे एक्स एल, ये लोडिंग हमने की हुई है और यहाँ पे वी सप्लाई। क्लियर हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर तुम्हें पिक्चर में दिखेगा, यानी कि ये जो होगा वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा जो हम लोग जिसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आर एल और जे एक्सएल टाइप की लोडिंग की गई है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल सा होता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको। आई होप ये आप लोग अपनी कॉपी ड्रॉ करो अपने आप, फिर उसका मैच कर लेना यहाँ लेक्चर से। बहुत बार बना चुके हैं हम लोग। कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, देन कॉपर वाइंडिंग प्राइमरी जो है उसके अंदर लीक होने वाला इंडक्टेंस JXL1, देन कोर कंपोनेंट्स, कोर के अंदर फ्लो होने वाला मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM, जिससे यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और कोर लॉस कंपोनेंट RC। ठीक है, और ये यहाँ पे देन कंप्लीट हो गया। देन दिस वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे होगा, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। दिस वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हो गई। देन यहाँ पे सेकेंडरी साइड में कॉपर वाइंडिंग के अंदर लीक होने वाला रेजिस्टेंस R2, और फिर लीकेज रिएक्टेंस JXL2। देन यहाँ पे आ जाता है लोड, और लोड पे हम लोगों ने क्या लगाया, एक रेजिस्टिव है RL है तो RL प्लस एक इंडक्टिव भी लोड है यानी कि JXL। XL जो है ये कैपिटल है, ध्यान रखना, ये लीकेज वाले स्मॉल एल में मैंने रिप्रेजेंट करे हैं, ये कैपिटल एल में है। ठीक है, और क्योंकि अगेन सारी चीजें मैं कन्वेंशन 1 को फॉलो कर रहा हूँ, कन्वेंशन 1, तो कन्वेंशन 1 में अगर फॉलो करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे अगर आपने V1 दिया है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इंड्यूस होने वाला E1 जो होगा वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे अपोज नहीं करेगा। हमने कन्वेंशन 1 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला जो होगा E1 वो इक्वल टू माइनस का N d∅dt, यानी कि माइनस का साइन जो है वो फॉर्मूले में ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, N1, तो माइनस N क्योंकि हमने फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड कर दिया इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा, एक ही जगह आपको फॉलो करना है। ठीक,
ओके। नाउ अब क्योंकि लोड लगा हुआ है, ठीक, तो ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे भी पोलैरिटी ले लेते हैं। तो अगर ये दिस वन इज द प्लस माइनस E2 पोलैरिटी म्यूचुअल इंड्यूस्ड, एंड यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगी, दिस वन इज द पॉजिटिव नेगेटिव V2 पोलैरिटी। तो V2 पोलैरिटी इस लोड के अक्रॉस आ रही है। ये एक बात करी जाए तो ये कुछ लोड की तरह होगा, तो इसको मैं एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ। ये एक लोड बॉक्स हो गया, दिस वन इज लोड, ठीक है। तो ये लोड लगा हुआ है इस ट्रांसफार्मर पे, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर है, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो करंट, अगर जब क्योंकि सर्किट क्लोज है, लोड लगा हुआ है, तो एक करंट फ्लो करेगी। उस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं I2 करंट, ठीक है। I2 करंट, लोड करंट I2 जो फ्लो करेगी, इस I2 करंट यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगी I1 डैश, और कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए करंट फ्लो करेगी I0, और इन दोनों का जो नेट सम होगा वो उस सप्लाई से मांगा जाएगा, वो होगा I1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही लोड करंट जो होगी, सॉरी, कोर कंपोनेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट IM, और एक होता है कोर लॉस कंपोनेंट IC, ठीक। तो ये पूरा सर्किट ड्रॉ हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, अब हम लोग रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे इनके बीच का। तो रिलेशन ड्रॉ करना है हमें किसके, सबसे पहले मैंने बताया था पुराने लेक्चर में आपको, सबसे पहले आपको कोर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं, कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कोर कंपोनेंट्स की अगर बात कर ली जाए, तो क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग जानते हैं कि पहला पॉइंट आ जाता है φm आएगा, मैग्नेटाइजिंग जो यूजफुल फ्लक्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा IM के, प्लस कॉमा सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो जो परमिएबिलिटी है वो क्या है, हाई तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है। तो इसके लिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो IM की जो वैल्यू होगी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो कम तो होगी φm से, यानी कि छोटे करंट में यूजफुल फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, ठीक है, सर्टेन मैग्नीट्यूड की होगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है IC, सेम पॉइंट है, IC लीड करेगा IM को बाई 90 डिग्री, ठीक है। और चौथा पॉइंट I0 जो होगा कोर कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, IC कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM, ठीक। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर में भी, अब की हमें किस पे कंसीडर करना है, सेकेंडरी साइड पे कंसीडर, शुरुआत करते समय कि एक तो हमारे पास होगा वोल्टेज E1, एक होगा वोल्टेज E2, सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज और म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, लैग करेंगे φm से बाई 90 डिग्री, अगर आप कन्वेंशन 1 को फॉलो कर रहे हो, यानी कि माइनस साइन आपने अगर फॉर्मूले में लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, दूसरा पॉइंट हम लोग KVL लगा देते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे अगर आप इस तरीके KVL लगाओगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो लिख लेते हैं, E2 आपका जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, E2 इक्वल टू निकल के आएगा V2 प्लस में I2 R2 प्लस में J I2 XL2, ठीक है। ये इस तरीके की वोल्टेज निकल के आएगा, ठीक। अब देखो, जब ये जो इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, हम लोग वैसे हर बार निकाल ही लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन सेकेंडरी साइड की, जब आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, इसको जब आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हें निकल के आएगा E2 सर्टेन एट द एंगल डेल्टा 2। ये मैं पुराने लेक्चर में बताया, ये जो डेल्टा एंगल है ये क्या बता रहा है, ये तीसरा पॉइंट यहां से आ जाता है कि E2 जो होगा वो लीड करेगा V2 को बाई एंगल डेल्टा 2, ठीक है। तो देखो E2 क्या करेगा, लीड करेगा बाई एंगल डेल्टा 2। अगर V2 एट द एंगल 0 मान लूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0 ले लूं, तो जो फॉर्मूले में जब आप ये रखोगे, इनको सॉल्व करोगे, तो सर्टेन एट द कोई सर्टेन वैल्यू निकल के आएगी E2 की, यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और एट द एंगल डेल्टा निकल के आएगा। तो ये जो डेल्टा, ये क्या है, ये V2 के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। V2 के रेस्पेक्ट में डेल्टा एंगल पे लीड कर रहा है, ठीक। ये बात हो गई, ये पुराने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज आपको सिखाई थी। नाउ अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, यानी कि I2 की। तो I2 सिंपल क्या होगा, I2 इक्वल टू V2, यानी कि V2 और प्लस अपॉन में लोड इंपेडेंस, लोड इंपेडेंस कितना लगा हुआ है, तो V2 डिवाइड बाई R2 प्लस JXL, ठीक। ये लगा हुआ है RL प्लस JXL। तो ये हो गया तुम्हारा I2 करंट, यानी कि सेकेंडरी साइड में करंट, क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये सेकेंडरी साइड में आपने जो लोड जो लगाया हुआ है वो कौन सा इंडक्टिव लोड है, RL लोड है, तो इसीलिए क्या होगा, जो I2 होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा V2 से बाई सर्टेन एंगल, बाई एंगल थीटा 2, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सेकेंडरी साइड में क्योंकि तुमने क्या करा हुआ है, लोड साइड में आपने RL लोड लगाया हुआ है, इसीलिए जो करंट होगा I2 वो लैग करेगा V2 को बाई एंगल थीटा 2, और थीटा 2 क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर एंगल, सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें अभी मैं जब आपको बनाऊंगा तो ये सब चीजें करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये 5 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, तीसरा थर्ड क्या है हमें, प्राइमरी साइड।
हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको फेजर डायग्राम बनाना सिखाया है, आपको बस इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आ जाता है, इसमें हम लोग प्राइमरी साइड को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी साइड में हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो प्राइमरी साइड में आपको सिंपली क्या करना है, एक केवीएल लगा देना है, केवीएल लगा दो भाई इस तरीके से। अच्छा, ये जो E1 है, ये मैंने बताया था, ये जो E1 है क्योंकि इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, E1, ठीक। तो ये यहाँ पे मार्क कर लो, तो V1 इक्वल टू, क्योंकि दोनों क्या है, सपोर्टिव पोलैरिटी है V1 और E1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू, सॉरी, V1 प्लस E1 इक्वल टू, V1 प्लस E1 किसके बराबर होगा भाई, I1 R1 प्लस J I1 XL1। क्लियर हो गया यहाँ पे। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू माइनस का E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 XL1। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन निकल के आ गई, मेजर इक्वेशन जो होती है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो सर्टेन एट द एंगल डेल्टा 1 निकल के आएगी। और इससे हमारा नया पॉइंट आता है कि V1 जो होगा वो लीड करेगा E1 को बाई डेल्टा 1 एंगल, ठीक है। ये हो गए लोड एंगल, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका I1 किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ से देख सकते हो, जैसा पुराने लेक्चर में था, I1 दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 डैश और I0। सिमिलरली यहाँ पे ये जो I1 होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 इक्वल टू I1 फेजर सम ऑफ I1 डैश प्लस I0। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे I1 डैश जो होगा वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा I2 इंटू N2 बाई N1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और यहां से अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है, तो ऑब्वियस चीज स्टेप अप है, तो यानी कि V2 ज्यादा होगा, सॉरी E2 ज्यादा होगा E1 से, तो यानी कि I2 क्या होगा, वो कम होगा I1 डैश से, ठीक। तो I1 डैश जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर तुमने क्या लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, स्टेप डाउन, ठीक है, तो E2 जो होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा छोटा होगा E1 से, तो I2 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा I1 डैश से, ठीक। ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी है। तो ये हेल्प करेगी जब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, I1 डैश और I2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में ये क्या होंगे, I1 डैश जो होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा I2 के, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, I1 डैश का काम क्या है, काउंटर बैलेंस करना I2 का, यानी कि जो I2 के कारण जो फ्लक्स बन रहा था, याद है मैंने आपको बताया है इसको वर्किंग में, तो I2 के कारण जो फ्लक्स बन रहा है कोर के अंदर, उसको अपोज करने के लिए I1 डैश फ्लो कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट में आएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। अब बनाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम पे, अब काम शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारा मेन मोटो था। अब तक सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम स्टेप क्या करने हैं, स्टेप ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर सबसे पहले आपको बनाना है क्या, कोर कंपोनेंट। देन नेक्स्ट आपको बनाना है क्या, सेकेंडरी साइड कंपोनेंट। देन थर्ड पॉइंट आपको बनाना है प्राइमरी साइड कंपोनेंट। ये मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने लिया phi m, दिस वन इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट phi m, ठीक है। अब phi m ले लिया, phi m जो है वो दो पार्ट से बना होता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होगी इसके लिए, IM मैग्नेटाइजिंग करंट, इससे 90 डिग्री लीड करती हुई बनेगी IC कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा दिस वन इज I0, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो एंगल होगा दिस वन इज द अल्फा हिस्टैरिसीस एंगल, ठीक है। नाउ ये हो गए कोर कंपोनेंट ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट हम बनाना है सेकेंडरी साइड कंपोनेंट। सेकेंडरी साइड में क्या होगा, मैंने बताया था कोर कंपोनेंट्स हो गए। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, phi m बना दिया, phi m IM से छोटा होगा, ये चीज मैं बता चुका हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लिया है, तो देखो यहाँ पे छोटा बनाया है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन मतलब जीरो नहीं बनाना है, नेग्लिजिबल नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। नेक्स्ट हमने क्या करा, IC को लीड करवा दिया, ये भी बना दिया। अब हम चलते हैं सेकेंडरी साइड की तरफ। सबसे पहले E1 E2 90 डिग्री लैग करते हुए, ठीक है। तो E1 E2 90 डिग्री लैग करते हुए, ओके। तो E1 E2 बना देते हैं 90 डिग्री लैग करते हुए। E1 मैं ले रहा हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ध्यान रखना, स्टेप अप ले रहा हूं। तो E1 अगर ये है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा E2, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों के दोनों लैग कर रहे हैं, वो मैंने बना दी 90 डिग्री लैग करते हुए phi m से। और E1 जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा E2 से, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया, इसको सबसे लास्ट में बनाना है। उसके बाद हमें बनाना है V2 को, और V2 क्या, E2 क्या करना चाहिए, थीटा 2 डिग्री क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए V2 से, तो वही करवाएंगे। तो V2 बना देते हैं, थीटा 2 डिग्री लैग करता हुआ, एक ही बात है। E2 को अगर लीड करवाना है V2 से थीटा, तो V2 को लैग करवा दो E2 से, तो V2 मान लेते हैं, ये आ गया, दिस वन इज V2 एंड दिस वन इज डेल्टा 2। देखो V2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है E2 से डेल्टा 2, या कह सकते हैं E2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है थीटा 2 डेल्टा 2 एंगल V2। क्लियर हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये करंट, ठीक, इसको मार्क कर देते हैं, मैंने ये भी बना दिया, एंड दिस वन इज आल्सो कंप्लीटेड। ओके, नाउ ये आ जाती है कि करंट जो होगा लोड साइड में, यानी कि सेकेंडरी का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो रेजिस्टिव, क्योंकि ये क्या है, एक आपका इंडक्टिव लोड है, तो इसीलिए लैग करेगा V2 से बाई एंगल थीटा 2, यानी कि लैग करता हुआ करंट बनेगा। क्लियर हो गया। इसको बना लेते हैं, ठीक, लैग करता हुआ। तो देखो ये लैग करता हुआ करंट कैसे बनेगा, दिस वन इज I2। I2 V2 से कितना लैग कर रहा है, थीटा 2 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट। तो I2 V2 से क्या कर, ये क्यों आया, ये जो क्यों लैग करते बना है, ये बना है ड्यू टू RL लोड। अगर यहाँ पे याद होगा आपको, पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हमने रेजिस्टिव लोड लिया था, तो I2 और V2 को सेम फेज में बनाया था, एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में बनाया था। लेकिन क्योंकि हमने RL लोड लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट होगी वो थोड़ी सी लैग कर जाएगी वोल्टेज से, और वो मैंने यहाँ पे मार्क करा है थीटा 2 एंगल से। क्लियर हो गया, ये बना दिया। देन अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। दिस वन इज द इक्वेशन, और इसके अंदर हमने ये बनाया, ये वाली इक्वेशन अब मेरी ड्रा करनी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे देखो खास बात क्या है, I2 इक्वल टू V2 बाई ZL है, तो V2 क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम V2 को ZL से, तो ऑब्वियस ही चीज है I2 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा V2 से, ठीक है। और देखो वही चीज यहाँ पे I2 जो है वो कम है V2 के मुकाबले। क्लियर हो गया। हर चीज का पर्पस है, याद रखना, कोई भी लाइन की जो लेंथ है, यानी कि जो फेजर डायग्राम में जो फेजर की जो लेंथ है, फेजर का जो एंगल है, सब के पीछे एक लॉजिकल रीजन है। आपको कोई भी चीज रैंडम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे साथ फेजर डायग्राम की पूरी सीरीज देखी है स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। अब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये कैसे बनाएंगे, तो देखो वोल्टेज के अंदर हमें I2 R2 को ऐड करना है, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हें E2 मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो वही चीज करनी है हमें यहाँ पे, जैसा पुराने लेक्चर में किया था। तो देखो हमने क्या करना है, V2 के साथ I2 R2 ऐड करना है, I2 R2 और I2 JXL2। अब देखो ये क्या है, ये रेजिस्टिव्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके साथ जो फ्लो होने वाली करंट है उसके साथ सेम फेज में होगा, तो सेम फेज में बना देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, दिस वन इज I2 R2, ठीक है। ये जो वोल्टेज है ना, ये इसको लाइन को टर्मिनेट कर रहा है, ठीक। तो I2 R2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या होगा, देखो ये पैरेलल बनाई है, ये मैंने इसके साथ देखो पैरेलल बनाया है, जैसे करंट है वैसे ही पैरेलल बनाया है। ये मैं इसका रीजन पुराने लेक्चर में आपको दे चुका हूं, कि जो करंट होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के, वो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के सेम फेज में होगा, तो फ्लो होने वाली करंट कौन सी है, I2 है, तो इसीलिए इसके साथ पैरेलल में। दो फेजर अगर पैरेलल में, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम फेज में है, तो देखो दोनों को मैंने सेम फेज में बना दिया। देन 90 डिग्री लीड करेगा, जो ये बनाएंगे I2 JXL2, तो JXL2 क्या है, ये क्या इंडक्टिव है, तो इंडक्टेंस में हम जानते हैं वोल्टेज लीड करता है फ्लो होने वाली करंट से, तो 90 डिग्री लीड करता हो करंट, कुछ ये बनेगा वोल्टेज I2 JI2 XL2, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इंडक्टिव वोल्टेज, और जहां पे ये दोनों टिप होके एंड होंगे, दिस वन इज द वोल्टेज E2, ये होगा वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज E2 किसके बराबर हो गया, V2, दिस वन इज V2, ये V2 मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक्चुअल में ये V2 ये है, यहाँ तक ये वाली जो ग्रीन एरो है वो V2 है, तो V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 XL2, देखो ये तो है फॉर्मूला, क्या था, ये तो फॉर्मूला था, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JXL2, देखो यही निकल के आया है, V2 प्लस I2 R2 प्लस JXL2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखो ये दोनों के दोनों किससे, थीटा 2 डिग्री डेल्टा 2 से लैग कर रहा है V2। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया सेकेंडरी का। अब बनाते हैं प्राइमरी की तरफ, तो ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब हमें चलना है प्राइमरी साइड पे। तो प्राइमरी में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको E1 इक्वल टू, अगर यहाँ नीचे E1 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये दिस वन इज द माइनस E1, ये माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस E1
ठीक, इस जस्ट E1 को इसको रिवर्स करके रख दिया, ठीक है। E1 इक्वल टू माइनस E1 हो गया। नाउ इक्वेशन देखते हैं इसमें। अब माइनस E1 के अंदर हमें क्या ऐड करना है, I1 R1 और JXL1 को, ठीक। इससे पहले हमें ये इक्वेशन को बनाने से, यूज करने से पहले, सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को इंक्लूड करेंगे पिक्चर में। तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो I1 होगा I1 डैश प्लस I0 के बराबर होगा। इसको बना लेते हैं। तो I0 हमारे पास है, I1 डैश बना लेते हैं। I1 डैश क्या होगा, I2 के जस्ट अपोजिट होगा, मैं बता चुका हूं आपको। और क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो I1 डैश की जो वैल्यू होगी वो I2 से ज्यादा होगी। दिस वन इज I1 डैश। और देखो जस्ट ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसके पीछे मैं रीजन आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, क्योंकि ये क्या करता है, काउंटर बैलेंस करेगा, अपोज करेगा I2 के फ्लक्स को। तो इसी के लिए इसको हम लोग I1 डैश को जस्ट अपोजिट बनाया है। तो ये I1 डैश हो गया I2 के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। और जो मैग्नीट्यूड होगा I1 डैश का वो ज्यादा होगा I2 से, क्योंकि क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो प्राइमरी करंट ज्यादा होगा सेकेंडरी करंट से, ठीक। ये बना लिया। नाउ इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, और वो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा तुम्हारा I1, ये आएगा इनका रिजल्टेंट, ठीक है। दिस वन इज I1, ठीक है। ये I0 और I1 डैश, ये वाली इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन क्या थी, I1 डैश प्लस I0 था। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग बनाते हैं ये वाली इक्वेशन को, यानी कि अब इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो ये माइनस E1 में मुझे क्या ऐड करना है, I1 R1 को ऐड करना है और I1 XL1 को, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं। मुझे क्या ऐड करना है, I1 R1 को ऐड करना है और I1 XL1 को ऐड करना है। तो सबसे पहले I1 R1 को ऐड कर लो। तो भाई I1 R1 क्या होगा, ये क्या वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होगा ये किसके फेज में होगा, करंट के फेज में, I1 के फेज में। तो मैंने बताया आपको, कोई भी चीज अगर आपको सेम फेज से बनानी है तो उसको क्या करना होता है, हमें उसी के पैरेलल बनाना होता है। तो I1 के पैरेलल बना लो इसे। दिस वन इज I1 के पैरेलल आ गया I1 R1, ठीक है। और I1 R1 इसके अंदर और क्या ऐड करना है, JI1 X1। ये क्या है, ये क्योंकि इंडक्टिव एलिमेंट है तो 90 लीड करेगा, तो 90 डिग्री लीड करेगा करंट से, I1 से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से बना दिया, 90 लीड करता हुआ, ठीक। I1 JXL1 क्लियर हो गया। और जहां पे ये एंड होगा जाके, वहां पे आपकी टिप जुड़ेगी और वो टिप होगी V1 की। दिस वन इज V1, समझ में आया। दिस वन इज V1, ठीक। तो I1 R1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं इसको, क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे जो हाथ से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है इस तरीके से, लाइनें कई सारी ड्रॉ करनी पड़ी हैं, पर आई होप समझ में आ गया को। तो I1 माइनस E1 है, इसके अंदर आपने ऐड करा I1 R1 को, देन ऐड करा I1 XL1 को। देखो I1 R1 को ऐड करा, देन आपने I1 JXL1 को ऐड करा, और जहां पे जाके ये सम अप हो रहे हैं वहां पे V1 आ गया। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है दिस वन, ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये है डेल्टा वन। क्लियर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा वन एंगल। देखो ये वाली बात प्रूफ हो गई होगी कि V1 लीड करेगा E1 को बाई एंगल डेल्टा वन। देखो V1 लीड कर रहा है E1 को बाई एंगल डेल्टा वन, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ठीक। बल्कि यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, लीड करेगा माइनस E1 को, ठीक है, माइनस E1 को कितना, बाई एंगल डेल्टा वन को, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या माइनस E1 ही तो लिया, इसी को लीड कर रहा है ये, तो माइनस E1 को एट द एंगल डेल्टा वन पे लीड करेगा, ये बना दिया। तो ये फेजर डायग्राम हो गया आपका, और इसके अंदर एंगल जो है वो भी मार्क कर दे रहा हूँ मैं। तो एक एंगल डेल्टा वन मार्क कर दिया, दिस वन इज द, ये वाला एंगल मैंने मार्क किया था डेल्टा टू, और I2 और V2 इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा टू। थीटा टू क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ सेकेंडरी साइड, ठीक है। एंड V1 और I1 के बीच का एंगल जो होगा, ये वाला V1 और I1 इसके बीच का जो एंगल है, ये कौन सा एंगल होगा, दिस वन इज द पावर फैक्टर, इसको मार्क कर देता हूं थीटा वन, पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी साइड, ठीक है। तो थीटा वन इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी साइड, थीटा टू इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ सेकेंडरी साइड। ये सारे एंगल आपको मार्क कर देने हैं, ठीक है। तो जो V1 और I1 बनेगा उसके बीच का एंगल होगा थीटा वन, और V2 और I2 के बीच का एंगल होगा थीटा टू। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, E1 E2 के बीच का एंगल, कोई एंगल की बात नहीं हो रही है। करंट हमेशा जो थीटा वन होगा वो V1 और E1, ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें गलती मत करना। V1 और I1 के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा वन, और V2 और I2 के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा टू। दीज टू एंगल्स आर द पावर फैक्टर एंगल। ये दोनों के दोनों जो होंगे वो पावर फैक्टर एंगल होंगे। तो ये आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ हो गया विद RL लोड के साथ। जो मेजर चेंज था RL लोड और R लोड, यानी कि जो पुराना लेक्चर था वो RL लोड पे था, वो R लोड पे था, और ये वाला लेक्चर RL पे है, यानी कि इंडक्टिव लोड है। तो जो मेजर चेंज आया वो कहाँ आया, वो आया यहाँ पे। यहाँ पे जो करंट है I2, ये थोड़ी सी लैग कर गई है थीटा टू,
V2 से, ठीक है। जबकि जो पुराना लेक्चर था जिसके अंदर मैंने रेजिस्टिव फेजर डायग्राम बनाया था, वहां पे ही दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसके अंदर मैंने सारी बेसिक चीजें कवर करी हैं। जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया, आपको उसी से इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है। कहीं कोई फैंसी आइटम नहीं करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको तीनों कंपोनेंट आप बना लीजिए। सबसे पहले आपको कोर कंपोनेंट, देन सेकेंडरी साइड, देन प्राइमरी साइड, और उसी तरीके से आपको इसको ड्रॉ करते जाना है। जो जो कंडीशंस वहाँ रिलेशंस निकाले हैं उनको यहाँ पुट करना है और इस तरीके से आपके सामने एक आरएल लोड का फेजर डायग्राम तैयार हो जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और इस तरीके के बेसिक लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।